एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इन दिस वीडियो आज हम डिस्कस करेंगे जीन पियाजेस थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। ओके, जीन पियाजे जो थे उन्होंने कॉग्निटिव डेवलपमेंट की जो थ्योरी दी थी, आज हम उसको समझेंगे कि जीन पियाजे की थ्योरी क्या है। जीन पियाजे की जो थ्योरी है वो कंस्ट्रक्टिविज्म पर बेस्ड थी। कंस्ट्रक्टिविज्म मीन्स संरचनावाद पे किसी चीज़ का निर्माण करना। ओके, इसमें जो है ये एक बेसिकली चाइल्ड डेवलपमेंट की डिफरेंट स्टेजेस पर कैसे चाइल्ड जो है कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज उसका होता है, ये इस थ्योरी में एक्सप्लेन किया गया है। ओके, सबसे पहले इसके बाद हम समझेंगे इंट्रोडक्शन को कि जीन पियाजे कौन थे। ओके, जीन पियाजे was one of the 20th century most influential researchers in the area of developmental psychology। जीन पियाजे ने जो है डेवलपमेंटल साइकोलॉजी में जो है काफ़ी इन्फ्लुएंशियल रिसर्च की थी 20वीं शताब्दी के दौरान, 1896 से 1980 के बीच में। Okay, he originally trained in the areas of biology and philosophy and considered himself a genetic epistemologist। यानी उन्होंने एज अ बायोलॉजिस्ट उन्होंने बायोलॉजी में भी काफ़ी रिसर्च करी है, क्योंकि ये जेनेटिक्स को भी थोड़ा हेरिडिटरी को भी मानते थे। ओके, और ये इन्हें एपिस्टेमोलॉजिस्ट इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनको स्टडी ऑफ नॉलेज, एपिस्टेमोलॉजी मीन्स होता है स्टडी ऑफ नॉलेज। उन्होंने कैसे बच्चे का जो कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज होता है उसको बेसिकली एम्फसाइज किया है इस थ्योरी में। अंडरस्टैंड, पियाजे वांटेड टू नो हाउ चिल्ड्रन लर्न थ्रू डेवलपमेंट इन द स्टडी ऑफ नॉलेज। पियाजे ये जानना चाहते थे कि बच्चा कैसे अपने बर्थ से लेकर एडल्टहुड तक जो है उसका जो एक पीरियड होता है, इस ड्यूरेशन में उसका जो नॉलेज होता है किस किस एज पर, किस एज ग्रुप पर वो किस तरह से नॉलेज गेन करता है, वो क्या पर्टिकुलर एज होती है, ये पियाजे जानना चाहते थे। पियाजे's theory is based on the idea that developing child builds cognitive structures। कॉग्निटिव स्ट्रक्चर को यहाँ पे कहा गया है स्कीम्स यूज टू अंडरस्टैंड एंड रिस्पॉन्ड टू फिजिकल एनवायरनमेंट। पियाजे की थ्योरी किस आइडिया पे बेस्ड है? देखिए, ये कहता है कि कुछ हर बच्चे में जब वो जन्म लेता है, जब वो बॉर्न होता है, तो उसके माइंड में कुछ कॉग्निटिव स्ट्रक्चर्स होते हैं। कॉग्निटिव मीन्स ये मेंटल डेवलपमेंट। ओके, एबिलिटी टू थिंक, एबिलिटी टू कम्युनिकेट, है ना। जो कुछ हमारे जो बच्चे के माइंड में उस समय चल रहा होता है, वो उस एनवायरनमेंट के चारों तरफ के एनवायरनमेंट से खुद को कैसे कोरिलेट करता है, कैसे रिस्पॉन्ड करता है। तो ये बेसिकली जो है दैट दिस थ्योरी वाज बेस्ड ऑन द आइडिया ऑफ कॉग्निटिव स्ट्रक्चर। मीन्स ब्रेन में हमारे कुछ ऐसे कहते हैं कुछ ऐसे मेंटल स्ट्रक्चर होते हैं, टॉपिक्स ऑफ नॉलेज होते हैं, है ना, जिनमें कुछ ऐसी चीज़ें ऑलरेडी जो है वो फीड होती हैं कि किसी चीज़ को देखते ही कैसे रिएक्ट करना है, किसी ऑब्जेक्ट को देख के या आउटसाइड एनवायरनमेंट को देखकर कैसे जो है रिएक्शन बच्चे का आता है, वो कॉग्निटिव स्टडी कहलाता है। अंडरस्टैंड, ही बिलीव द चाइल्ड्स कॉग्निटिव स्ट्रक्चर इंक्रीज विद डेवलपमेंट। और जो पियाजे थे वो ये मानते थे कि जो कॉग्निटिव स्ट्रक्चर, जो माइंड का जो वो एक टॉपिक इन्फॉर्मेशन होता है, जो एक एरिया होता है जिसको अभी हम समझेंगे कि उसको स्कीमा भी कहते हैं, आगे स्कीम्स की बात हुई है, तो वो एज के साथ साथ वो कैसे डेवलप होता है, यानी जितना कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है उतना ही ज़्यादा बच्चे का जो है शारीरिक और मानसिक विकास होता है। अंडरस्टैंड, बेस्ड ऑन हिज ऑब्जर्वेशन ऑफ हिज ओन 3 चिल्ड्रन। और उन्होंने ये जितनी भी चीज़ें जो ये थ्योरी दी थी, किस बेसिस पर? अपने 3 बच्चों के जो डेवलपमेंट था, है ना, उनको ऑब्जर्व कर कर पियाजे ने ये थ्योरी बनाई। ओके, इसीलिए से कंस्ट्रक्टिविज्म भी कहते हैं। कंस्ट्रक्टिविज्म पर बेस्ड है संरचनावाद, क्योंकि वो खुद अपने 3 बच्चों को जो है जो डिफरेंट स्टेजेस उनके बच्चों की एज की आ रही थी, और वो कैसे कैसे सीख रहे थे, कैसे एनवायरनमेंट से खुद को रिलेट कर रहे थे, कैसा उनका मेंटल डेवलपमेंट हो रहा था, तो ये पियाजे ने अपने 3 बच्चों को देखकर ही उन पर ये स्टडी की है। राइट, नाउ हियर वी अंडरस्टैंड व्हाट इज कॉग्निशन। कॉग्निशन मीन्स टू रिकॉग्नाइज, टू कंसेप्चुलाइज, मतलब किसी भी चीज़ को देखना, पहचानना, है ना। ये एक लैटिन वर्ड कॉन्गोसियर से लिया गया है। इट इज़ डिराइव फ्रॉम लैटिन वर्ड कॉन्गोसियर विच मीन्स टू नो, टू रिकॉग्नाइज और टू कंसेप्चुलाइज। Okay, it refers to the mental process an organisms learn, remembers, understands, perceives,
सॉल्व प्रॉब्लम्स एंड थिंक्स अबाउट अ बॉडी ऑफ इंफॉर्मेशन। जो कॉग्निशन है वो एक मेंटल प्रोसेस को रिफर करता है ना। इसका मतलब जो है वो कॉग्निटिव मीन्स क्या था, मैंने आपको बताया था ना, हमारा समथिंग इज रिलेटेड टू ब्रेन और आर मेंटालिटी। तो जो हमारी मेंटल प्रोसेस है किसी भी ऑर्गेनिज्म की, वो ब्रेन से रिलेटेड है। वो कुछ सीखती है, याद रखती है, समझने की कोशिश करती है, परसीव करती है, प्रॉब्लम सॉल्विंग जो है मतलब एक्टिविटी उसके माइंड से आती, कुछ सोचता है ना, कुछ देख के कैसे रिएक्ट करना है ना। डिफरेंट स्टेजेस पर जो है ह्यूमन बिहेवियर चेंज होता जाता है, राइट। एक्सपर्ट्स आर्ग्यू दैट कॉग्निशन प्रोसेस इन स्टेज विच इंक्रीजिंग लेवल ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी। मतलब जैसे जैसे कॉग्निशन प्रोसेस जो है वो डिफरेंट स्टेजेस आती है, बर्थ टू एडल्टहुड, तो कॉम्प्लेक्सिटी का लेवल भी इंक्रीज होता जाता है, ठीक है। जो बच्चा बचपन में जैसा सोचता है, मान लीजिए बचपन में वो 1+1 समझता है, तो आगे चलकर जब वो 17 ईयर्स एज का होता है तो वो और हायर मैथमेटिक्स की तरफ जाता है, राइट। एंड हेंस द फ्रेज कॉग्निटिव डेवलपमेंट विच इज द स्टेजेस अ चाइल्ड गोज थ्रू कंसेप्चुलाइजिंग द वर्ल्ड एट डिफरेंट एज लेवल्स। और वो जो है उसका कॉग्निटिव डेवलपमेंट किसी भी बच्चे का जो है डिफरेंट एज लेवल पर जो है कैसे चीज़ों को रिकॉग्नाइज करता है, समझता है, हर एक लेवल पर जो है बचपन से लेकर जवानी की अवस्था तक उसमें कैसे चेंजेस आते हैं, कैसे उसके रिएक्शंस होते हैं, अंडरस्टैंड। तो दैट वाज अबाउट द कॉग्निशन। नाउ व्हाट इज कॉग्निटिव डेवलपमेंट, ये भी जो है कॉग्निशन पढ़ के आपको समझ में आ गया होगा। कॉग्निटिव डेवलपमेंट डिस्क्राइब हाउ दीज मेंटल प्रोसेसेस डेवलप फ्रॉम बर्थ अंटिल अडल्टहुड, है ना। कॉग्निटिव डेवलपमेंट मेंटल प्रोसेस जो हो रही है, जो माइंड का डेवलपमेंट हो रहा है वो बर्थ से लेकर एडल्टहुड तक कैसा है। इन अदर वर्ड, व्हाट काइंड ऑफ कॉग्निटिव स्किल इज अ 4 years old चाइल्ड केपेबल ऑफ कंपेयर टू अ 6 year old चाइल्ड। यानी एक 6 साल के बच्चे का कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो है, जो कॉग्निटिव स्किल है, एक IQ लेवल जब हम चेक करते हैं, कंपेयर करते हैं, तो उसको 4 साल के बच्चे से जब हम कंपेयर करेंगे तो हमें पता चलेगा 4 साल की एज के बच्चे के कॉग्निटिव स्किल 6 year old के बच्चे से कितना डिफरेंस है। 6 year old का बच्चा ऑब्वियसली उसके जो है मेंटल डेवलपमेंट ज़्यादा होगा 4 साल के बच्चे से, राइट। द एक्विजिशन ऑफ एबिलिटी टू थिंक, रीजन एंड प्रॉब्लम सॉल्व। क्या चीज़ मेन डेवलप होती है, सोचने की, हर एक चीज़ का सोल्यूशन ढूंढने की, रीज़न फाइंड आउट करने की, प्रॉब्लम सॉल्विंग जो है कैपेबिलिटी बढ़ना, ओके, ये सारी चीज़ें माइंड में डेवलप होने लगती हैं एज टू डिफरेंट स्टेजेस ऑफ एज। इट इज़ द प्रोसेस बाय विच पीपल्स थिंकिंग चेंजेस अक्रॉस द लाइफ स्पैन। जो लाइफ स्पैन मतलब हमारे जीवन, पूरी जो हमारी लाइफ साइकिल है, उसमें हर आदमी की सोचने समझने की शक्ति जो है वो कैसे चेंज होती जा रही, कैसे डिसीजन मेकिंग होता जाता है। कहते हैं ना, जैसे जैसे एज वी ग्रो, जितना हम मेच्योर होते हैं उतना ज़्यादा हम डिसीजन ले सकते हैं। भाई घर में अगर हमारे कोई बड़े हैं तो हम सोचते हैं ये हमसे ज़्यादा मेच्योर हैं, ज़्यादा समझदार हैं, हर एक चीज़ों के लिए जो है हम सोचते हैं कि हम बड़े लोग हैं, ये हमें ज़्यादा अच्छा जो है इस चीज़ को जो है एक्सप्लेन कर सकेंगे, हमसे ज़्यादा बेटर जो है अपने ओपिनियन रख सकेंगे। क्यों? क्योंकि हम सोचते हैं कि वो मैच्योर है, उनकी जो एज है वो हमसे ज़्यादा अच्छी सोचने समझने की शक्ति उनमें है और एक्सपीरियंस हमसे ज़्यादा है, राइट। पियाजे शोड कॉग्निटिव डेवलपमेंट Piaget studied cognitive development by observing children in particular to examine how their thought processes changed with age। जो पियाजे ने बेसिकली जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो स्टडी किया था वो बच्चों का एक बिहेवियर को देखकर कि डिफरेंट एजेस पर कैसे उनकी थॉट प्रोसेस चेंज होती है, ठीक है, कि हर एज पर बच्चा कैसे बिहेव करता है। अगर एक टॉय एज है तो फिर एक कैसे उसकी जो है प्रॉब्लम सॉल्विंग वाली एज आ गई है, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग उसकी जो आई है उससे पहले उसकी लेवल क्या था, है ना। तो ये सारी चीज़ें जो है पियाजे ने स्टडीड किया था अंडर द कॉग्निटिव डेवलपमेंट। ही पायनियर्ड अ वे ऑफ थिंकिंग अबाउट हाउ चिल्ड्रन ग्रो साइकोलॉजिकली। उन्होंने ये बहुत ही जो है सोचने का एक नया तरीका जो अपनाया था, ये जानना चाहते थे कि बच्चे कैसे साइकोलॉजिकली ग्रो करते हैं। फिजिकली तो हमें दिखाई दे रहा है कि ये 2 साल का बच्चा है, ये 4 का है, ये 7 साल का है, ये 11 साल का है, लेकिन साइकोलॉजिकली मेंटल डेवलपमेंट एज टू एज उनका कैसे हो रहा है, ठीक है। इट इज़ द ग्रोइंग एप्रीहेंशन एंड अडेप्टेशन टू द फिजिकल एंड सोशल एनवायरनमेंट। और उसी के अकॉर्डिंग जो है वो एक ग्रोइंग एज के अकॉर्डिंग वो फिजिकल और सोशल एनवायरनमेंट में खुद को कैसे अडाप्ट करता है, राइट। नाउ पियाजे की सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो अब आती है वो है 3 बेसिक कंपोनेंट्स टू पियाजेस कॉग्निटिव थ्योरी। जो 3 बेसिक कंपोनेंट्स पियाजे ने अपनी थ्योरी में दिए थे वो ये थे। सबसे पहला था स्कीमा,
second was adaptation process and third was stages of development. अब स्कीमा देखिए क्या है यहाँ पे, स्कीमा बिल्डिंग्स ब्लॉक्स ऑफ नॉलेज, यानी हमारे जो ब्रेन का जो एक स्कीमा, एक स्ट्रक्चर है, एक ऐसा इंफॉर्मेशन सेंटर जिसे हम कहते हैं, वो डिफरेंट बिल्डिंग ब्लॉक्स से बना होता है और उनमें डिफरेंट एजेस के अकॉर्डिंग जो है नॉलेज वो डेवलप होती जाती है. इसको अभी हम और आगे क्लियर करेंगे. नाउ सेकेंड इज अडेप्टेशन प्रोसेस दैट इनेबल द ट्रांजिशन फ्रॉम वन स्टेज टू अनदर. एक स्टेज से दूसरे स्टेज पे बच्चा जब जा रहा है, बर्थ टू प्री टॉडलर एज, और उसके बाद जब वो आगे बढ़ता जाता है तो वहां पे कैसे उसमें चेंजेस आ रहे हैं. इसमें फर्स्ट है इक्विलिब्रियम, एसिमुलेशन एंड एकोमोडेशन. ये सारा अभी हम डिटेल में क्लियर करेंगे, समझेंगे. नाउ पियाजे हैज गिवन द 4 डिफरेंट स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट और इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट. फर्स्ट वन इज सेंसरी मोटर, सेकेंड इज प्री ऑपरेशनल, थर्ड इज कंक्रीट ऑपरेशनल एंड फोर्थ इज फॉर्मल ऑपरेशन. ठीक है, जो पियाजे ने 3 बेसिक कंपोनेंट्स दिए थे, उनमें ये 3 जो बेसिक कंपोनेंट्स थे, स्कीमास, एडेप्टेशन प्रोसेस एंड स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट. नाउ वी विल फर्स्ट डिस्कस हियर स्कीमा. अब स्कीमा क्या है, जैसे मैंने बताया था कि ब्रेन में कुछ ऐसे मेंटल स्ट्रक्चर होते हैं जो इंफॉर्मेशन होल्ड करते हैं ना, जो एज के अकॉर्डिंग जो है वो बच्चे को जो है उसकी जो जैसे जैसे एज चेंज होती है उनमें वैसे वैसे जो है वो उतने ज़्यादा एक्टिव होते जाते हैं. अब स्कीमा है क्या, ऐसे समझिए जब किसी चाइल्ड का बर्थ होता है तो उसके पास एक कुछ बेसिक इनहेरिटेड इंस्टिंक्ट्स होते हैं ना, कुछ रिफ्लेक्सेस होते हैं जिससे वो उन कामों को पूरा कर रहा होता है. वे बच्चों को तो हम कोई ट्रेनिंग देते नहीं हैं, जब वो बॉर्न होते हैं तो ऑलरेडी उनके जो सेंसेस होते हैं वो टीचर का काम करते हैं, है ना. जो भी उनके सेंस ऑर्गन्स होते हैं उसके अकॉर्डिंग ही बच्चा एनवायरनमेंट में या किसी ऑब्जेक्ट को देखकर रिएक्ट करता है. वो तो ऑब्जेक्ट को भी ठीक से नहीं पहचानता है. ठीक है, जो भी चीज़ उसके सामने आती है वो एक ऑब्जेक्ट ही होती है, एक वस्तु मात्र होती है. ठीक है, जो और वो उसी सेंसेस, उसी रिफ्लेक्सेस के थ्रू अपने चारों तरफ के एनवायरनमेंट से इंटरैक्ट करता है. क्या क्या सेंसेस हो सकते हैं उस बच्चे के, भाई लुकिंग, रिएक्टिंग, ग्रास्पिंग, हियरिंग, क्राइंग, इस तरीके से जो भी उसके सेंसेस उसको जो है सेंसरी मोटर्स उससे काम करा रहे होते हैं वो उसके अकॉर्डिंग ही जो है रिएक्ट करता है. इसमें एग्जांपल दिया हुआ है, एट द बर्थ द स्कीमा ऑफ बेबी इज रिफ्लेक्सिव इन नेचर सच एज सकिंग एंड ग्रास्पिंग. 2 चीज़ें जानता है भाई, है ना, मुंह में कोई चीज़ डालना और या फिर कोई चीज़ सक करना, क्योंकि वो मिल्क फीडिंग बेबी होते हैं ना, तो उनको तो बस सिर्फ एक ही चीज़ समझ में आती है कि मिल्क प्रोड्यूसिंग ऑब्जेक्ट्स क्या है और नॉन मिल्क प्रोड्यूसिंग ऑब्जेक्ट्स को क्या है. तो जो मिल्क प्रोड्यूसिंग ऑब्जेक्ट्स होते हैं ऑब्वियसली न्यूबॉर्न बेबी होते हैं तो वो उसी को एक्सेप्ट करती हैं, और जो नॉन मिल्क प्रोड्यूसिंग ऑब्जेक्ट्स होते हैं ना वो समझते नहीं है ना, उनके सामने जो भी चीज़ आती है वो सिर्फ उसको ही अच्छे से पहचान कर को रिलेट करना चाहते हैं. तभी तो कहते हैं छोटा बच्चा सबसे पहले सिर्फ अपनी माँ को पहचानता है. क्यों? क्योंकि मोस्टली माँ ही उसके सामने होती है, उसके पेरेंट्स उसके सामने होते हैं, तो वो सिर्फ एक ऑब्जेक्ट की तरह उनको ट्रीट करता है. उन्हीं को देखकर अगर माँ स्माइल करती है तो बच्चा भी वैसे ही स्माइल करता है. अगर माँ उसको हल्के से स्लैप करती है तो उसके रिएक्शन वैसे ही आते हैं. अगर आप किसी छोटे बेबी को जो है टिकलिंग करो तो वो वैसे ही स्माइल करेगा, हंसेगा, है ना. तो ठीक है, ये सारी चीज़ें जो है वो उसके सेंसेस उससे करवा रहे हैं, उसको जो बॉडी में फीलिंग हो रही है, रिफ्लेक्स एक्शंस आ रहे हैं, राइट. तो दैट वाज अबाउट द स्कीमा. जो उसके ब्रेन में ऑलरेडी फीड हैं उसको वो जो है उसके अकॉर्डिंग अपने एनवायरनमेंट से रिएक्ट करता है. Now come to the next part is assimilation. Assimilation is using an existing schema to deal with a new object or situation. Assimilation means अभी स्कीमा के बारे में हमने पढ़ा, जो कुछ भी उसके माइंड में ऑलरेडी फीड है उसके अकॉर्डिंग ही वो एनवायरनमेंट से रिएक्ट कर रहा है, तो वो उसी के साथ ही उस ऑब्जेक्ट और सिचुएशन से खुद को डील करना सीख जाता है. द प्रोसेस ऑफ टेकिंग अ न्यू इन्फॉर्मेशन इनटू आवर प्रीवियसली एग्जिस्टिंग स्कीमा इज नोन एज एसिमुलेशन. ठीक है, अब जैसे मतलब उसने जो कुछ भी उसके माइंड में पहले से था, अगर वो माँ को पहचानता है, उसके माइंड में जो माँ है वो एक जो ऑब्जेक्ट उसको की तरह से इसको देखता था कि ये मेरी माँ है, मतलब एक लेडी के फॉर्म में उसको देखता था कि यही एक औरत है मेरे सामने आती. तो सिर्फ अब उसके सामने अगर उसकी दादी भी आती है तो वो उससे जो है उन दोनों चीज़ों को रिलेट करना सीख जाता है. मीन्स एक पुरानी चीज़ जो उसके माइंड में थी, माँ को देखता था, अब वो दूसरी फीमेल को देखता है घर में,
तो जो है वो क्या कहते हैं, उसके समझ में आ जाता है कि घर में दो फीमेल है, फीमेल जो है वो उसको वो जो है को रिलेट करने लगता है। इसका और बेटर एग्जांपल देखते हैं। अ चाइल्ड सीज अ जेब्रा फॉर द फर्स्ट टाइम इन इमीडिएटली कॉल्स इट अ डंकी। मान लीजिए उसको बर्थ एज पर अगर उसको सिर्फ जेब्रा को उसने देखा, इसके 4 लेग्स हैं, एक टेल है, 2 ईयर्स हैं, और अब उसके सामने अगर डोंकी लाया जाए तो बच्चा उसको देखते ही उसके स्कीमा में तो जेब्रा की इमेज फिट है, तो वो जेब्रा को देखते ही डोंकी को देखते ही वो उसको जेब्रा ही बोलेगा, क्योंकि ऑलमोस्ट दोनों के फीचर उसको सेम लग रहे हैं। ठीक है, व्हाई डू यू थिंक दिस इज हैपेंड? ऐसा क्यों हुआ? क्यों? द चाइल्ड सीइंग द ऑब्जेक्ट जेब्रा सिफ्टेड थ्रू इज द कलेक्शन ऑफ स्कीमा। देखिए मैंने बताया ना, उसके माइंड में तो सिर्फ उसने फर्स्ट टाइम जो वो जेब्रा देखा था, जेब्रा को देखकर ही उसके माइंड में वो फिट है कि इसके 4 पैर होते हैं, टेल होते हैं, ऐसे इतनी हाइट होती है, और वो डोंकी को देखकर भी उसको वही समझता है। ठीक है, जो यानी पहले से जो उसके माइंड में नॉलेज फिट थी। until he found one that seemed appropriate, जब तक कि उसको कई बार उसको देखकर उसकी प्रैक्टिस ना हो जाए। सीम्ड अप्रोप्रिएट मतलब ठीक से उसको समझ ना पाए वो। टू द चाइल्ड द ऑब्जेक्ट ओब्रा हैज ऑल द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डोंकी। ठीक है, इट फिट्स इन हिज डोंकी स्कीमा, उसके हिसाब से दोनों, चाहे जेब्रा हो चाहे डोंकी हो, वो सेम है। सो द चाइल्ड कंक्लूड्स दैट द ऑब्जेक्ट इज अ डोंकी। द चाइल्ड हैज इंटीग्रेटेड द ऑब्जेक्ट जेब्रा इनटू हिज डोंकी स्कीमा। मैंने जो आपको क्लियर किया ये वही है जो पहले से नॉलेज उसके माइंड में थी, उसके साथ किसी नए नॉलेज का इंफॉर्मेशन का जुड़ना, वो जो है एसिमुलेशन कहलाता है। राइट, नाउ कम टू द एकोमोडेशन। एकोमोडेशन इज अनदर पार्ट ऑफ एडेप्टेशन। ये एडेप्टेशन के पार्ट चल रहे हैं। ठीक है, इन्वॉल्व चेंजिंग और ऑल्टरिंग आर एग्जिस्टिंग स्कीमाज इनटू लाइट ऑफ न्यू इंफॉर्मेशन। एकोमोडेशन क्या होता है? जो भी हमारी पुरानी, मतलब दैट मीन्स जो है कुछ मैनिपुलेशन करना, कुछ चेंज करना, है ना, समायोजन जिसको कहते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या है, एक पार्ट जो हमारे पास ऑलरेडी एग्जिस्टिंग स्कीमा था उसको और ज्यादा नए इंफॉर्मेशन के साथ उसको एडजस्ट करना। ठीक है, एकोमोडेशन इन्वॉल्व्स ऑल्टरिंग एग्जिस्टिंग स्कीमा, मींस जो पहले से जो हमारे माइंड में कुछ फिट था, जो आइडियाज थे, उन जो एक्सपीरियंस थे, उनमें आकर किसी नई चीज का और ऐड हो जाना, नई इंफॉर्मेशन जुड़ जाना। ठीक है, न्यू स्कीमा में ऑलवेज बी डिवेलप ड्यूरिंग दिस प्रोसेस। एकोमोडेशन में जो है किसी भी चीज का जुड़ना, एडजस्ट हो जाना पुरानी चीज से आके। ठीक है, द बॉय, एग्जाम्पल समझिए यहाँ पे, द बॉय हु हैड एसिमुलेटेड द जेब्रा एज अ डोंकी विल eventually accommodate more information and thus realize the different characteristics between a zebra and donkey। जो बच्चा अभी तक जेब्रा और डोंकी में एसिमुलेशन की एज पर नहीं समझ पा रहा था, दोनों को सेम ही कह रहा था, अब इस एकोमोडेशन वाली स्टेज पर जब वो और ज्यादा उसका कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है तो वो जेब्रा और डोंकी में डिफरेंस करना सीख जाता है। क्यों? क्योंकि उसको पता चल जाता है कि जेब्रा की बॉडी पे स्ट्राइप्स होते हैं, जो भी उसके फीचर से कुछ डिफरेंट है डोंकी से। राइट, द चाइल्ड विल लर्न दैट द डोंकी इज नॉट अ डोंकी बट जेब्रा एंड एकोमोडेटेड एबिलिटी। जो भी अब उसकी एबिलिटी इंक्रीज हो रही है डिफरेंशिएशन वाली, वो एकोमोडेशन पे आके उसको समझ आने लगती है। नाउ इक्विलिब्रेशन। Piaget believed that cognitive development did not progress at a steady rate, but rather in leaps and bounds। जो cognitive development हो रहा है वो एक steady, एक मतलब सीधे ग्राफ में नहीं जाएगा, कुछ अप डाउन होंगे, है ना, उसमें एक बैलेंस बनाना जरूरी है। पुरानी चीजों के साथ नए चीजों का एकोमोडेशन होना, एसिमुलेशन, फिर देन एकोमोडेशन, अब उनमें इक्विलिब्रेशन मीन्स उनमें बैलेंस रखना, उसमें कुछ अप डाउन होते हैं। ठीक है, वो कैसे होते हैं? इक्विलिब्रियम इज अकर्स व्हेन अ चाइल्ड स्कीमास कैन डील विद मोस्ट न्यू इंफॉर्मेशन थ्रू एसिमुलेशन। अब एसिमुलेशन के टाइम से जो है कुछ नए एक्सपीरियंस आके जब जुड़ने लगते हैं तो पुराने एक्सपीरियंस के साथ उनको बैलेंस भी करना पड़ता है। ये याद रखना पड़ता है कि जेब्रा क्या था, डोंकी क्या था, जो है अगर राउंड है तो ये बॉल भी हो सकती है, या फिर अगर राउंड राउंड दिख रहा है तो बच्चे को पता होना चाहिए कि ऑरेंज भी होता है ना, तो वो उस चीजों को जो है कैसे बैलेंस करेगा फ्रूट में और एक टॉय, एक बॉल में, क्योंकि अभी तक तो सिर्फ राउंड राउंड चीज को बॉल ही समझता था। ठीक है, हाउ एवर एन अनप्लीजेंट स्टेट ऑफ दिस इक्विलिब्रियम अकर्स व्हेन न्यू इंफॉर्मेशन कैन नॉट बी फिटेड इनटू एग्जिस्टिंग स्कीमास। ठीक है, अगर डिसइक्विलिब्रियम की स्टेट तभी आती है जब न्यू इंफॉर्मेशन का एग्जिस्टिंग इंफॉर्मेशन, एग्जिस्टिंग स्कीमा में वो फिट नहीं हो पाता है, उस एसिमुलेशन में एकोमोडेट नहीं होता है, तो एक डिसइक्विलिब्रियम की स्टेज आती है। इक्विलिब्रियम इज अ बैलेंस बिटवीन एसिमुलेशन एंड एकोमोडेशन। ये भी मैंने बताया था, एसिमुलेशन और एकोमोडेशन के बीच में जो एक बैलेंस बनाना होता है दैट इज इक्विलिब्रेशन। डिसइक्विलिब्रियम इज एन इनबैलेंस, है ना, जब उनके बीच में बैलेंस नहीं हो पाता है, किसके बीच में? एसिमुलेशन और एकोमोडेशन के बीच में। ठीक है, चिल्ड्रन
Progress through the stages of cognitive development, it is important to maintain a balance between applying previous knowledge and changing behavior to account for a new knowledge. बच्चे के साथ भी वही है कि जो भी वो प्रीवियस नॉलेज होल्ड किया हुआ है उसके माइंड में, जो प्रीवियस नॉलेज है जो उसके एग्जिस्टिंग स्कीमा में, और जो नया जो नॉलेज आ रही है उसके अकॉर्डिंग उसका जो बिहेवियर भी चेंज होगा, ऑब्वियसली उसका बिहेवियर भी बच्चे का चेंज होगा, उसको कैसे एकोमोडेट करना है और उसके बीच में एक जो है तालमेल बनाए रखना, दैट इज इक्विलिब्रेशन. इक्विलिब्रेशन हेल्प्स एक्सप्लेन हाउ चिल्ड्रन आर एबल टू मूव फ्रॉम वन स्टेज टू अनदर. ठीक है, अगर बैलेंस होगा तो इट वॉज ईजी टू मूव फ्रॉम वन स्टेज टू अनदर. Now adaptation, assimilation and accommodation both are the two sides of adaptation. ये हमने पढ़ा अभी. Piaget terms for most of us would call learning through which awareness of the outside world is internalized. ठीक है, although one may predominate at one moment and the other, their two sides and inseparable and exist in a dialectical relationship. तो adaptation को जो है assimilation और accommodation जो है उसके दो पार्ट हैं. ठीक है, अगर assimilation और accommodation में बैलेंस नहीं है तो फिर डिसइक्विलिब्रियम की स्टेज आ जाती है, नहीं तो फिर है उसके जो उसको इक्विलिब्रियम बनाए रखने के लिए, बैलेंस रखने के लिए जो है assimilation और accommodation को जो है इक्वल करके चलना पड़ता है. ठीक है, ये ग्राफ के थ्रू भी समझाया गया है. देखिए, एसिमुलेशन मीन्स एग्जिस्टिंग स्कीमास, इक्विलिब्रेशन कहाँ से कहाँ पे होगा, जब एकोमोडेशन आ जाएगा तो उसके बीच में कैसे तालमेल बनाए रखने के लिए बैलेंस बनाए रखना पड़ता है. क्यों? क्योंकि कुछ न्यू सिचुएशन आ रही है. अगर न्यू सिचुएशन और एकोमोडेशन में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, बैलेंस नहीं आ रहा है, तो डिसइक्विलिब्रियम जो है वो डेवलप हो जाएगा. आई होप इट इज क्लियर. Now move to the stages of intellectual development postulated by Piaget. जो पियाजे ने 4 स्टेजेस दी थी कॉग्निटिव डेवलपमेंट की, उनको देखते हैं. फर्स्ट इज सेंसरी मोटर स्टेज जो कहलाती है 0 to 2 ईयर यानी इन्फेंसी की स्टेज, जब बच्चा बॉर्न होता है. सेकेंड इज प्री ऑपरेशनल स्टेज 2 to 7 ईयर, टॉडलर एंड अर्ली चाइल्डहुड की स्टेज कहलाती है. कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज 7 to 11 ईयर्स, चाइल्डहुड एंड अर्ली एडोलेसेंस. ठीक है, नाउ फोर्थ वन इज फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज 11 ईयर एंड अबव, उसके ऊपर के जो बच्चे होते हैं एडल्टहुड तक, दैट इज कॉल्ड अर्ली एडोलेसेंस और टू द एंड ऑफ एडोलेसेंस. अब इसमें क्या क्या डेवलपमेंट होते हैं ये हम देखते हैं कि कैसे हर स्टेज पर कैसे कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है. बर्थ टू 2 ईयर में, चार्ट पे देखिए ऐड है, डेवलपमेंटल स्टेज है एंड कैरेक्टरिस्टिक है. 0 to 2 ईयर पे बच्चे के सेंसरी मोटर स्टेज इसको कहते हैं. स्पेस के सेंसेस से लर्न करता है, उसके जो सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं वो एज अ टीचर वर्क करते हैं. तो इसमें बच्चे के जो सेंस क्या चीज़ों के लिए होते हैं, लुकिंग, हियरिंग, टचिंग, है ना, जो भी रिफ्लेक्स एक्शंस होते हैं जो हमने अभी स्कीमा में पढ़े थे. ठीक है, वो 0 to 2 ईयर्स तक आते आते बच्चा जो है बिहेवियर को इमिटेट करने लगता है ना. अगर किसी ने क्लैप बजाई तो वो भी क्लैप बजाएगा, अगर किसी ने आइज ब्लिंक करी घर में तो वो वैसे ही वो सारी चीज़ों को इमिटेट करने लगता है. ऑब्जेक्ट परमानेंस में मतलब मीन्स वो किसी भी चीज़ को देखता है तो उसको ये लगता है जो दिख रहा है बस वही है, और जैसे ही उसके सामने से वो ऑब्जेक्ट आप हटा लो तो वो थोड़ी देर में उसको भूल जाएगा, है ना. ठीक है, तो ये बर्थ टू 2 ईयर सेंसरी मोटर स्टेज की फीचर्स हैं. नाउ 2 years to 7 years विच इज कॉल्ड प्री ऑपरेशनल स्टेज. प्री ऑपरेशनल स्टेज को प्री चाइल्डहुड स्टेज भी कहते हैं. इसमें क्या होता है, थिंकिंग अबाउट थिंग्स सिम्बॉलिकली, फॉर एग्जाम्पल प्रिटेंड प्ले, वो मतलब मीन्स जो है अब वो थोड़ा सा उसमें मेंटल एक्टिविटीज ज़्यादा डेवलप होती हैं. ठीक है, जब 2 to 7 years के बीच में जो बच्चा 2 साल के बाद जब आगे बढ़ता है तो उसमें लैंग्वेज डेवलपमेंट शुरू होता है. यानी 0 to 2 years 2 साल का बच्चा बोलता नहीं, आफ्टर 2 years ही उसमें धीरे धीरे लैंग्वेज डेवलपमेंट स्टार्ट होता है. एबल टू लर्न थिंक, है ना, और जो है अपने लैंग्वेज के थ्रू वो जो है चीज़ों को, ऑब्जेक्ट को जिनसे वो खेलता है, जिसे टॉयज कहते हैं, उनसे वो रिलेशन एक बनाने लगता है. ठीक है, इरिवर्सिबिलिटी की आती है ना. अब वो पहचानने लगता है कि अगर उसकी एक छोटी बहन है या बड़ा भाई या बड़ी बहन जो भी है, वो एक रिलेशन को उसको सिखाया जाता है कि तुम्हारा ये भाई है या बहन है. 2 to 7 years के बच्चे जो है इतना बता सकते हैं कि शी इज़ माई सिस्टर और ही इज़ माई ब्रदर. तो वो एक जो है मेंटल डेवलपमेंट आने लगता है. अच्छा, इसको जो है ईगो सेंट्रिक थिंकिंग भी कहते हैं, क्योंकि 2 to 7 years का बच्चा जो है वो सोचता है जो भी चीज़ है वो हमारे लिए है. घर में भी जब हम देखते हैं कोई चीज़ आती है तो बच्चे पहले दौड़कर उसको लेते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि जो भी चीज़ आई है, अगर ये मून और सन भी जो स्काई में है ना, वो सिर्फ उनके लिए ही है, तो वो एक सिर्फ सेल्फ केंद्रित अपने ही बारे में सोचते हैं. तो दैट इज अ चाइल्डहुड. बच्चा सिर्फ अपने आप को ही उस समय इंपॉर्टेंस देता है. राइट.
Now come to the third stage is 7 years to 11 years, that is called the concrete operational stage, जिसको हम later childhood और pre gang age भी कहते हैं. अब इसमें बच्चा क्या करता है, it beginning of logical and operational thought, कंजर्वेशन है ना. अब वो जो भी चीज़ें देखता है उसको कंजर्व करने लगता है, एक लॉजिकल थिंकिंग बढ़ती है. हर चीज़ को रिवर्सिबिलिटी डेवलपमेंट उसके माइंड में आने लगता है, चीज़ों को वो क्लासीफाई करने लगता है. अगर वो मैथमेटिकल जितनी भी प्रॉब्लम्स होती हैं, एडिशन टू सब्ट्रैक्शन आने लगता है, मल्टीप्लाई टू डिवीजन, ये सारी चीज़ें जो है अब उसको सीखने में जो है पहचानने में उसको प्रॉब्लम नहीं होती है. मीन्स अब वो जो है एरिया, वॉल्यूम, इन सारी चीज़ों को, शेप, साइज को पहचानने लगता है. अगर आप मान लीजिए इस एज के बच्चों को 2 ग्लास दीजिए, एक जो है थोड़ा सेम मतलब डिफरेंट वॉल्यूम अगर उसका दिया हुआ है, एक लंबाई में एक थोड़ा चौड़ाई में, लेकिन उसको पूरा भरे हुए हैं, तो बच्चा जो है हमेशा जो लंबा वाला ग्लास होगा उसी को उठाएगा. अगर उसमें कोल्ड ड्रिंक है तो वो लंबे ग्लास को लेगा, ना कि जो चौड़ा गिलास है, भले ही उसमें उतनी ही जो है कोल्ड ड्रिंक उसमें पोर की गई हो. तो ये चीज़ें जो है बच्चे के अंदर आने लगती हैं कि जो साइज और शेप को वो जो है डिफ्रेंशिएट करने लगता है. अंडरस्टैंड. नाउ द फोर्थ स्टेज इज 12 years थ्रू एडल्टहुड. एंड इस स्टेज को क्या है, ये एक जो है कंप्लीट डेवलपमेंट की स्टेज है. एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग स्टार्ट हो जाती है. ठीक है, बच्चा जो है रूल टू एग्जाम्पल ये सारी चीज़ें समझने लगता है. उसके अंदर एक एबिलिटी आ जाती है लॉजिकली सोचने की, समझने की. जो है हायर मैथमेटिक्स को आप देखिए सॉल्व करने लगता है. बच्चे के अंदर ज़्यादा राइटिंग कैपेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है. फ्यूचर के लिए बच्चे ज़्यादा जो है वो कॉन्शियस होने लगते हैं. 12 टू एडल्टहुड मीन्स 10 to 17 और मोर जो आगे उनकी एज है उसके लिए. ठीक है, इसको भी जो है इसमें भी बच्चे ईगो सेंटर्ड हो जाते हैं, क्योंकि एडोलिसेंस की एज जिसको हम कहते हैं, यहाँ पे आके थोड़ा सा बच्चे जो हैं वो उनमें ज़्यादा रीजनिंग आ जाती है और डिडक्टिव रीजनिंग उनकी बढ़ती है. ये सारी चीज़ें, ये सारे फीचर्स, ये कैरेक्टरिस्टिक जो है लास्ट स्टेज फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज पे बच्चों को की जो है वो दिखाई देती है. अब देखिए इस पिक्चर के थ्रू ज़्यादा समझ सकते हैं. देखिए सेंसरी मोटर स्टेज में 0 to 2 years अ चाइल्ड बिगिंस टू इंटरैक्ट विद द एनवायरनमेंट. कोई टॉयज उसके सामने, वो सिर्फ उस ऑब्जेक्ट को ही पहचानता है. अगर आप उस ऑब्जेक्ट को हटा देंगे तो वो भूल जाएगा, है ना. तो ये सारी चीज़ें, जो भी चीज़ उसके सामने आ रही है वो उसी से ही इन्वायरमेंट से इंटरैक्ट करता है. सेकेंड इज देखिए प्री ऑपरेशनल स्टेज. इसमें बच्चा जो रिस्पॉन्ड करता है कि ये टॉयज है, ये टेडी बियर है, तो ये पिकॉक है, ये मोर है, या जो बर्ड है, इन सारी चीज़ों को टॉय एज उसकी आने लगती है. ठीक है, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज पे चाइल्ड लर्न्स रूल सच एज ऑब्जर्वेशन. अब वो स्कूल गोइंग अगर है, बच्चा हो ही जाता है 7 to 12 years में, तो वो सारी चीज़ें अब जो है कंजर्व करने लगता है. जो सीखता है उसके माइंड में फिट होने लगती हैं, उनको जो है और एबिलिटी टू थिंक डेवलपमेंट उसके अंदर आने लगते हैं. देन कम्स टू द फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज. अब ये द एडोलेसेंट कैन ट्रांसलेट द कॉन्क्रीट सिचुएशन एंड थिंक अबाउट द फ्यूचर. अब ये जैसी है कि मैंने बताया कि इसमें बच्चा एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग की तरफ मूव करता है, हाइपोथेसिस जो है डेवलप करने लगता है. ये सारी उसके अंदर डेवलपमेंट, एक रीजनिंग, एक जो है डिस्कवरी वाली चीज़ें आ जाती ना, क्योंकि पियाजे मानते ये थे कि जो बच्चा है वो सेल्फ डिस्कवरर है. वो खुद अपना कंस्ट्रक्ट करता है, खुद अपनी नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करता है डिफरेंट एजेस पर. तो फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज पे बच्चे जो है मोर कॉन्शियस हो जाते हैं टूवर्ड्स देयर फ्यूचर. ओके, इसको ये भी देख लीजिए व्हाट इज कॉग्निटिव डेवलपमेंट. ये एज वाइज भी फिर से दिखाया गया है. सेंसरी मोटर स्टेज, प्री ऑपरेशनल स्टेज, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज एंड फॉर्मल ऑपरेशनल adolescence childhood stage. So I hope students it is clear to you all. That was all about the Piaget cognitive developmental theory. Please keep watching and keep learning. Thank you.